सरल कहानियाँ। माँ जी ये देखो, ये साड़ी कैसी लगी आपको? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। काफी महंगी लगती है ये तो। अरे माँ जी, आप उसकी चिंता मत करो, सस्ती है या महंगी। और बिंदिया, ये कपड़ा तेरे लिए है। भाभी, ये तो बहुत ही प्यारा सूट है। थैंक यू भाभी। अरे बिंदिया, इतने दिनों बाद आई हूँ तो कुछ तो लाऊंगी ना तेरे लिए। ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगी। मैं उस सविता की तरह नहीं हूँ, बस मुंह उठाया और ऐसे ही चली आई। मनीषा की बात सुनकर बिंदिया और कमला खामोश हो गए। दरअसल कमला के 3 बच्चे थे, अमित, विकास और बिंदिया। अमित पढ़ने में शुरू से अच्छा था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन विकास पढ़ने में बिल्कुल कमजोर था, तो वो शहर जाकर मजदूरी का काम करने लगा। बिंदिया अपनी माँ के साथ गांव में ही रहती थी। मनीषा हमेशा सविता की गरीबी का मजाक उड़ाती रहती थी। फिर उसी शाम, और बिंदिया, अब आगे क्या करने वाली हो तुम? भाभी, इस साल मेरी 12वीं है, तो सोचा आगे की पढ़ाई करने शहर जाऊं, ताकि बड़े भैया की तरह मैं भी अच्छी नौकरी कर सकूं। बहुत अच्छा सोचा है। मैं तो कहती हूँ तू आगे की पढ़ाई के लिए शहर में मेरे पास आ जाना, बहुत प्यार से रखूंगी तुझे। अरे नहीं बहू, तेरे पास पहले ही बहुत काम है। बिंदिया यहीं रहकर पढ़ लेगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी ननंद है, आप चिंता मत कीजिए, कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं इसे। मनीषा की बात सुनकर कमला के कलेजे को तसल्ली मिलती है। दरअसल कमला अपने पति की तरह बीमार रहती थी और कुछ दिन बाद ही कमला की मौत हो जाती है। अब बिंदिया पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। बिंदिया, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, और वो तेरे साथ जाकर करेगी क्या? सब्जी बेचेगी क्या? बिंदिया, तू मेरे साथ चल, तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगी। सविता मनीषा के मुंह नहीं लगना चाहती थी और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर शाम को, छोटी भाभी, मैं बड़ी भाभी के साथ जाऊंगी, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, क्योंकि भाभी मैं जानती हूँ कि भैया इतने पैसे नहीं कमा पाते कि वो मेरा खर्चा भी उठा लेंगे। मैं आपकी और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती भाभी। बिंदिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारे लिए हमारी बेटी की तरह हो, लेकिन अगर तुमने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया है तो तुम जाओ, लेकिन हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बिंदिया मनीषा और अमित के साथ शहर चली जाती है। कुछ दिन तो बिंदिया के अच्छे से निकलते हैं। फिर एक दिन, ए बिंदिया, जा रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो ले जाके। और हाँ, शाम का खाना भी तुझे ही बनाना है, समझी? पर भाभी मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? तू कहीं की महारानी है क्या, जो सब कुछ तुझे बिस्तर पर ही खाने को मिलेगा और आज के बाद घर के सारे काम तू ही करेगी, समझी? पर भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे बहुत अच्छे से रखेंगी और पढ़ाएंगी भी। अरे वो सब तो एक झूठ था। मैं कहीं तुझे पढ़ाने वाली नहीं हूँ। मैं पागल थोड़ी हूँ जो सारी कमाई तुझ पर लौटाऊंगी। बड़ी है पढ़ने वाली। अपनी भाभी का ऐसा रूप देखकर बिंदिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब मनीषा घर का सारा काम बिंदिया से करवाने लगती है। बिंदिया के पास अब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो रोती रहती और घर का काम करती रहती। मनीषा को बिंदिया पर जरा सा भी तरस नहीं आता। वो उसे न तो ठीक से खाने को देती थी और न ही उसे ठीक से कपड़े पहनने को देती थी। बिंदिया पूरे दिन घर का काम करती रहती थी। माँ, अगर आज तुम होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़ी भाभी बहुत बुरी हैं और यहाँ आकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। काश मैं छोटी भाभी के साथ चली जाती। माँ, कि मैं अब क्या करूँ, कैसे निकलूं मैं इस बड़ी भाभी के चंगुल से? लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बिंदिया के कुछ दिन तो ऐसे ही निकलते हैं। फिर एक दिन बिंदिया मौका देखते ही घर से भाग जाती है और अपनी छोटी भाभी के पास चली जाती है। बिंदिया अपनी छोटी भाभी को मनीषा की सारी हरकतें बताती है। बिंदिया की बात सुनकर विकास और सविता भी चौंक जाते हैं। तू चिंता मत कर बिंदिया, अब तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी।
सविता और विकास दिन रात मेहनत करके बिंदिया को पढ़ाते हैं। सविता बिंदिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और बिंदिया भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और उसे शहर में एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। बिंदिया अपनी कमाई से अपने भैया भाभी और अपने लिए एक नया घर ले लेती है और अब विकास और सविता के भी अच्छे दिन आ जाते हैं और तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मदन अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। मदन दिन भर अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन दूसरी तरफ मदन का पड़ोसी हरीलाल पूरे दिन अपने खेत में आराम से सोता रहता था। मदन की मेहनत की वजह से उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होती है, जिसके कारण गांव के सभी लोग मदन से जलते थे। हरीलाल और उसकी पत्नी बहुत दुष्ट इंसान थे। वे दोनों ही मदन से बहुत जलते थे। सुनिए जी, इस बार भी इस मदन की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बार तो ये फसल बेचकर राजा ही बन जाएगा। अरे तुम परेशान क्यों होती हो भाग्यवान, इसको हम राजा बनने ही नहीं देंगे। मेरे जीते जी तो इसको मैं कभी अमीर नहीं बनने दूंगा। मदन सुबह उठता है और अपने खेत में चला जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर मदन की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार मदन को लग रहा था कि अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मदन की पत्नी मदन से कहती है, क्या हुआ, आप इतनी देर से क्यों आए? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लगता है इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी। सुनो जी, अगर इस बार अच्छी कमाई हुई तो कुछ पैसे हम अपनी बेटी के लिए बैंक में जमा करवा देंगे। हमारी मीना की शादी में काम आ जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो निर्मला। आप जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह जल्दी उठना है, खेत में भी तो जाना है। निर्मला खाना लगा देती है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो निर्मला की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। भगवान, मौसम तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। हमारी फसल तो खराब ही हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठिए, मौसम बहुत खराब हो गया है। हमें जल्दी से अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत के लिए निकलते हैं, तब तक जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। यह सब देखकर मदन को चिंता हो जाती है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, जो होना था वो हो गया। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। इधर हरीलाल बहुत खुश था। मौसम को देखकर हरीलाल अपनी पत्नी से कहता है, देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, ये मदन कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन हमारी भी तो फसल खराब हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। देखो भाग्यवान, हमने ना तो अपनी फसल पे इतना पैसा लगाया और ना ही हमने इतनी मेहनत की, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मदन की सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो तब भी फायदा नहीं होता, कम से कम वो मदन हमसे ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएगा। उधर मदन की पत्नी मदन को सब्र दिलाती है। लगातार 1 महीने तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो मदन अपने खेत में जाता है। मदन की सारी फसल खराब हो चुकी थी। मदन घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और चिंता की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक सुझाव है, जिसकी वजह से हम इस साल का खर्चा आराम से निकाल सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं समझा नहीं निर्मला, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्यों ना मैं पापड़ बनाऊं, जो मैं पहले बनाती थी घर पे। आपको कितने पसंद आते थे वो। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप उसे बेचने जाना। क्या पता भगवान की दया से हमारा काम अच्छा चलने लगे।
तुम सही कह रही हो निर्मला, लेकिन क्या पता कोई पापड़ खरीदेगा भी या नहीं। कहीं हमारी बची कुची कमाई इन पापड़ में खराब ना हो जाए। पहले ऐसा मत सोचिए, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पापड़ गांव वालों को जरूर पसंद आएंगे। एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें बेचकर तो देखिए। निर्मला कुछ पापड़ बनाकर एक टोकरी में रखकर मदन को दे देती है और मदन पापड़ लेकर गांव में पहुंच जाता है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़। पापड़ ले लो पापड़, एक बार खाओगे तो खुश हो जाओगे, अगर नहीं खाओगे तो पछताओगे। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़। तभी एक औरत मदन से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, कैसे दिए पापड़? बहन जी 10 रुपए का एक है, बताइए बहन जी कितने दूं? आप मुझे 10 पापड़ दे दीजिए। मदन उसे पापड़ दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। मदन घर चला जाता है। निर्मला, ओ निर्मला, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत थक गया हूँ। पापड़ बिके या नहीं? अरे निर्मला, मैं आज बहुत खुश हूँ, सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। तुम्हारा सुझाव तो काम कर गया। क्या सच में? हाँ निर्मला, हमारे पापड़ लोगों को इतने पसंद आए, सारे पापड़ हाथों हाथ ही बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे गुड़िया की फीस के लिए रख दो और कुछ पैसों से अनाज खरीद लेंगे। अगले दिन निर्मला और ज्यादा पापड़ बनाकर मदन को बेचने के लिए देती है और मदन पापड़ बेचने चला जाता है। तभी गांव का एक आदमी मदन से कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, मैंने सुना है तुम्हारा पापड़ बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी 8 पापड़ देना, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुम्हारे पापड़ में। मदन उस आदमी को पापड़ दे देता है। देखते ही देखते मदन के सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, मदन घर आता है। सुनो निर्मला, हमारे पापड़ के चर्चे तो हर जगह फैल गए हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। निर्मला मदन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी को जब ये बात पता चलती है तो वे दोनों जलने लगते हैं। इसके साथ हमेशा इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और निर्मला पापड़ कहाँ रखती है ये सोचने लग जाते हैं। निर्मला जैसे ही पापड़ बनाकर सोने जाती है तो इधर हरीलाल और उसकी पत्नी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जब सुबह होती है तो निर्मला देखती है कि वहां एक भी पापड़ नहीं है। वो ये बात जल्दी से जाकर मदन को बताती है। सुनिए जी, मैंने जो रात को पापड़ बनाए थे वो वहां नहीं है, वहां तो एक भी पापड़ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो निर्मला? और कहाँ जा सकते हैं पापड़? ध्यान से देखो, वहीं पर होंगे। दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दिन तो मदन और निर्मला का चिंता में ही बीत जाता है। अगले दिन मदन अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वो देखता है कि हरीलाल के बच्चे पापड़ खा रहे हैं। ये तो हमारे बनाए हुए पापड़ हैं, पर ये इनके पास कैसे आए? हरीलाल ने तो कभी मुझसे पापड़ नहीं खरीदे। मदन ये बातें अपनी पत्नी को बताता है। सुनिए जी, आप मुखिया के पास जाइए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मदन मुखिया के पास जाता है। मुखिया अपने कुछ आदमी लेकर हरीलाल के घर पर जाता है और छानबीन करता है। हरीलाल के घर पर पापड़ मिल जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अब माफ कर दिया तो तुम शायद आगे ऐसी गलती दोबारा भी करो, इसलिए इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम आज ही अपने बीवी बच्चों को लेकर इस गांव को छोड़कर चले जाओ, समझे? और इस तरह हरीलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे
उसकी गलती की सजा मिलती है। उधर मदन और उसकी पत्नी फिर से पापड़ बेचने का काम खुशी खुशी करने लगते हैं।